अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से एक मुतनाज़ा क़ानून, मुतनाज़ा बिल जिस तरह से बनी, बाद में क़ानून बन गया। बहरहाल इस क़ानून की शिद्दत से मुखालिफत मुल्क में की जा रही है, मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, मुस्लिम लीडरान की जानिब से और आम मुसलमानों की जानिब से। जुमा का रोज़ जिस तरह से गुजरा, आप सभी ने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बिलखुसूस बड़े शहरों में खुलकर एहतजाज किया गया और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जिस तरह से आपने यानी किसानों को नाराज़ किया था और वो जो कानून आपने बनाया था जिस तरह से वापस लिया, इस कानून को भी वापस लें, क्योंकि इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। बहरहाल किस तरह से मुतालबा किया जा रहा है और जो एहतजाज न सिर्फ यानी एक जुमा की बात, बल्कि मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, मुस्लिम फसला बोर्ड की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, दीगर जो सेकुलर जो पार्टियां हैं, लीडरान हैं, उनकी जानिब से भी सपोर्ट किया जा रहा है। बहरहाल ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, क्या वाकई जो है सरकार इस जानिब तवज्जो देगी नहीं देगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एहतजाज किया जा रहा है और इस हवाले से हम बात करेंगे कि हुकूमत ने जो कदम उठाना था वो उठा दिया, लेकिन अब ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये क्या हुकूमत को पर क्या असर करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ आज का दिन यानी 13 अप्रैल का दिन ये हमारी मुल्क की आज़ादी से भी जुड़ा हुआ है और मुल्क की आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानी से भी जुड़ा हुआ है। यानी मेरी मुराद है जलियांवाला बाग के कत्ले आम के हवाले से। तो हम उन जो है अपनी जानें कुर्बान करने वालों को भी आज के दिन के हवाले से, जलियांवाला बाग के, उसको भी हम याद करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, तेलंगाना का रुख करेंगे और एससी कैटेगराइजेशन एक्ट तो ये कल से जो है लागू होगा, तो इस पर भी हमारी नज़र होगी, हम इस पर भी बात करेंगे। और ईरान अमेरिका की रास्त तौर पर जो बातचीत का आगाज़ हुआ है, पहला मरहला, इसको बड़ा कंस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है, तो इस पर भी हम देखेंगे कि वाकई ये बातचीत किस तरह से आगे बढ़ेगी और इसके जो एजेंडे हैं वो क्या हैं, उस पर भी नज़र होगी। और फिर गाज़ा का जो कत्ले आम है वो बदस्तूर जारी वो सारी है, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त यानी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम मन्नान साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बातचीत का तो आगाज़ हम करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यानी दारुस्सलाम में हफ्ते के रोज़ 19 अप्रैल को जो एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद होने जा रहा है वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़, तो उन्होंने इस हवाले से ऐलान भी किया और वक्फ तरमीमी क़ानून को लेकर जो मुसलमानों में एक बरहमी पाई जा रही है उस हवाले से उन्होंने क्या कहा वो आप समाअत करें, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के
मफाद में नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आइन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। अच्छा, आपको जानकर एक और तकलीफ होगी कि कलेक्टर अगर किसी मुतवल्ली को कोई ऑर्डर देगा कि आप ये काम करिए और मुतवल्ली नहीं सुनता तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। अगर कलेक्टर किसी मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम नमाज में अज़ान नहीं देना, मेरा ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूं आपको, आप बोलेंगे ऐसा कैसा कर सकते, ऐसा हो सकता, हो रहा है, तो मुतवल्ली जेल को चले जाएगा। कलेक्टर वेरीफाई करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती। ये कैसा होगा? तो वक्फ बोर्ड को आप तो पोस्ट ऑफिस बना के रख दिए। वक्फ बोर्ड हैज बिकम अ पोस्ट ऑफिस कि वक्फ बोर्ड को इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, अब इस कानून बनने के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स,
आपको पूरे प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ लो आप, उसमें प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल का। हिंदू धर्म में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है। क्यों आप यहां पर कर रहे हैं? अहम अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है, हम उसकी तायीद करते हैं और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए और सबसे अहम बात ये, उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। हम अभी भी हम देश के प्रधानमंत्री से ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पर गौर करिए। आप ये कानून सिर्फ भारत के संविधान के खिलाफ भी बना रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी तो इंडियन नेशनलिज्म होनी चाहिए, आपकी आइडियोलॉजी तो संविधान होना चाहिए। जब हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है, वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खराब कैसे हो जा रही है, हमको बताइए। नाज़रीन, इस मुतनाज़ा क़ानून के हवाले से, जबकि ये बिल के जो है मराहिल से गुजर रही थी, उस वक्त से लेकर अगर अभी तक भी अगर हम देखें तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों या फिर पार्लियामेंट के बाहर हों, यानी मुसलसल इस बिल के हवाले से और उस जो क़ानून बन गया मुतनाज़ा, इसके हवाले से उन्होंने जो है आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और अब भी यानी हुकूमत को इस बात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है कि आपने जिस तरह से क़ानून को मंजूर करवा लिया है अददी ताकत की बुनियाद पर, लेकिन ये अब भी जो है अब भी इसकी मुखालिफत की जा रही है। माजी साहब, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से एहतजाज मुल्क गिर सतह पर किए जा रहे हैं और उसकी कॉज दी जा रही हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं, अब दारुस्सलाम में भी जो है 19 अप्रैल हफ्ते के रोज़ एहतजाजी जलसा जो है मुनक्किद होने जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल जो आइन के एतबार से, क़ानूनी एतबार से सारी चीज़ें, हुज्जत की तकमील जिसको कहा जाए, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत क्या इस जानिब जो है कुछ तवज्जो देगी? और जो लोगों में आपको, आप भी जो है, आपका भी जो ऑब्जर्वेशन है, मैं जानना चाहूँगा कि जो कहा जा रहा है, अब ये जिस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये भयभीत कर रहे हैं लोगों को, ये लीडरान वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें की जा रही है बीजेपी लीडरान की जानिब से, तो इसको अगर आप थोड़ा सा हर दो तरफ से देखें तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है भाई साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप अभी एक बात किए थे, हुज्जत की तकमील। जी। देखिए, जो इक़्तिदार के नशे में रहता है, जिसको तकब्बुर होता है, जिसको जो है अपनी ये कहता है कि मैं सबसे बरतर हूँ, आला हूँ, उसके सामने आपकी कोई हुज्जत, कोई दलील, कोई पैमाने, कोई बाने नहीं रखते। वो तो बिल्कुल जिस तरीके से बुलडोज करने की बात होती ना, जी, हाँ देना सब, तो उसको समझ में नहीं आ रही है। जबकि बैरिस्टर ओवैसी आप जो बता रहे थे अभी, क्योंकि वो भी एक कानूनदान है, काफ़ी जो है उन्होंने बैरिस्ट्री की है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 24, 25, 26, 29, पूरी तरीके से ये बात एक गारंटी दी गई है दस्तूर में कि हर तबके को अपने मुताबिक, खासकर मुस्लिम जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का है उसका भी मामला है, फिर दीगर हिंदू धर्म हो, सिख मत हो, जैन मत हो, या दीगर जो तबके जो है, वो अपने तौर पर बराबर अपने इदारे ना सिर्फ कायम कर सकते हैं, बल्कि उनकी तबलीग, तशरीह और हर चीज़ का सहूलत हो सकती है। जी हाँ। अब यहाँ जो सवाल है, मैं एक वीडियो देख रहा था, हरियाणा के कोई वजीर साहब हैं जी, वो अब एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि जो वक्फ बिल की कानून, सॉरी बिल तो नहीं, अब वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। बड़ा बहुत शाबाश भाई, अच्छा टैग लग गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, देशद्रोही, फिर ये एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जैसा हुकूमत कह रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों की भलाई के लिए, भलाई के लिए, तो देशद्रोही इधर है या उधर है, आप पहले फैसला कर लें जी। भाई भलाई है और इसकी मुखालिफत हो रही है, तो ये दो बातें अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे ये लोग कि जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, खासकर जो डबल इंजन की जहाँ सरकारें हैं, वहाँ तो आपके ऊपर जो है
काली पट्टी मस्जिद के अंदर या घर के अंदर भी लगाएं तो आपके खिलाफ तो केस कैसी सूरतें बनने वाला है। जी। अब ऐसा दिखता है कि मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, आपने एक बात कही कि आप समाज के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। जी। जब ये कानून का तरीक़ेकार चल रहा था, जेपीसी चल रही थी, फिर कानून जो ये बिल मंजूर भी हो गया, तक आम लोगों में इसके बारे में उतना शऊर नहीं था। लोग अपने अपने मसाइल कर रहे थे, अरे भाई कितनी ज़मीनें थी, पूरा माफिया खा जा रहा, हम बेघर हैं, एक घर हमको नहीं मिलता, खबर के लिए जगह नहीं मिलती। ये कल तक ये बात बराबर हुई, लोगों का बड़ा एतराज़ था। जी। लेकिन जब उसकी शकों, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इसकी जो शक 3C है, 2 है, 3D है, 3 है, इसमें जो बताया गया है, इसके ज़रिए अब आपकी कोई भी असासा, वक्त का कोई भी असासा, मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह शरीफ हो, खानखाएँ हो या ख़बरस्तान हो, वो अब महफूज नहीं रह सकते। इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज में जैसा कि 3C और 3D के अंदर जो है बता रहे हैं, इसमें जैसा कि अभी बैरिस्टर ओवैसी ने भी बताया इस बारे में कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जो भी है, वो ASI उसकी जिम्मेदार होगी। अब उसका जो वक्फ टाइटल होगा वो खत्म हो जाएगा। जी। जी। ये वक्त नहीं होता। अब ये ज़मीन, अब जैसा कि उन्होंने मिसाल दी संभल की जामा मस्जिद, ये एज पर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, यानी महफूज ये असासा है, इमारत है। अब ये इसका जो हैसियत होगी कानून के मुताबिक ये ASI के तहत होगी। अब इसकी वक्फ की जो नोयत थी वो ख़त्म हो जाएगी। जी। इस तरीके से सैकड़ों मसाजिद, जैसा कि मक्का मस्जिद है, जैसा दीगर, चारमीनार भी एक मस्जिद है, चारमीनार के अंदर, चारमीनार एक इमारत नहीं है बल्कि वो मस्जिद है। चारमीनार जी मस्जिद के लिए तामीर की गई, जो ऊपर बलाई मंजिल पर मस्जिद है, जो उसको पता नहीं किस वजह से वीरान रखा गया। तो अब यहाँ अब ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ASI की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद सरकार इसका जिस तरीके से होगा। और एक बात, हर धर्म के बोर्ड्स हैं, ट्रस्ट है, जो भी हो, लेकिन वहाँ किसी दूसरे धर्म वाले का दाखिला नहीं है, जैसा कि तिरुमला देवस्थानम बोर्ड है। लेकिन या जैसा फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, या जैन के जो है मंदिर कमेटी है, इसमें गैर उस तबके का आदमी नहीं हो सकता, ये कानून है। लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल में जी 2 हिंदू यानी 2 गैर मुस्लिम को शामिल किया जा रहा है। जी। और एक जो झूठ फैलाया गया कि हम मुसलमान खवातीन को इसमें जिम्मेदार दे रहे हैं, यहाँ मुसलमान खवातीन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इन 2 कहकर, जबकि 1995 एक्ट में जी ये कहा गया कि बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, उसमें 2 मुस्लिम, वो भी मुस्लिम कहा गया, 2 मुस्लिम, एटलीस्ट 2 मुस्लिम, एटलीस्ट के माने कम अज कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है जी। यहाँ क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल, अब ये झूठ फैलाया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को कहीं भी चैलेंज नहीं किया सकता। अब आप देखिए मणिकुंडा जागीर तेलंगाना का वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ, हाई कोर्ट में मुराफा हुआ हुकूमत का, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुराफा हुआ, खैर जो फैसला हुआ वो अलग सवाल है जी। तो यहाँ झूठ फैलाया गया। और एक वक्फ की जमीन के बारे में आप देखिए, अगर ये पोर्टल पे यानी अपलोड करना है, इस पे कोई भी एतराज कर सकता है। इसमें ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कौन एतराज कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या होगी। रास्ता चलने वाला भी एतराज करता है। जैसे एतराज होगा, कलेक्टर जो है, जिसको मजिस्ट्रेट पावर है, वो इंटरव्यू होगा और उन्हें जब तक इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट नहीं देगा, ये वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। यानी इस तरीके से। और एक वक्फ बाय यूजर, ये बहुत बड़ा खतरनाक इसमें लिखा गया है जी। वक्फ बाय यूजर यानी आप देखिए, सालों ने, सदियों से, जैसा कि मिसाल देता हूँ, मक्का मस्जिद जो है बड़ी मस्जिद है, या टोरी मस्जिद है, यहाँ की बड़ी मस्जिद है वो जी। ये कुतुबशाही दौर में 1571 में, यानी आज से जो है कितने साल हो, कितने सदियां हो गई, वो यूज हो रही है। अब उस कहा कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक डॉक्यूमेंटेशन कुतुबशाही दौर से लेके आएंगे जी, या फिर उसके बाद आसिफ जाही दौर से लाएंगे, या फिर उसके बाद जो कुछ मर्ज हुआ, क्या ये एक सवाल पैदा होता, नहीं अब सरकार के तहत हो जाएगी, इसके अब सबूत पेश करें। तो इस तरीके से अब कई हमारे अब ऐसा हो जाएगा कि नहीं, मुसलमान दफन नहीं कर सकते, जगह नहीं है आपके लिए, तो हम जैसा कर रहे हैं आप भी वैसे कर लीजिए।
तो ये सिचुएशन होगी और इसके ज़रिए पूरी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरीके से पुश टू द वॉल कहते हैं ना, दीवार में चीन देने की कोशिश हो रही। तो आज देख रहा था मैं, खैर बैरिस्टर ओवैसी के कॉल तो हफ्ते के दिन जो जलसा है उसके बारे में, फिर 12 अप्रैल को दिल्ली में तालकटोरा बहुत बड़ा स्टेडियम है उसके अंदर है। लेकिन आज मैं हैदराबाद में देख रहा था लोगों में जो जोश है, आज जो है दोपहर के बाद लोग, हालांकि चिलचिलाती धूप थी, लोग बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जमा हुए और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तो ये चीज़ें। और एक बात जहाँ तक है, अब आप देखिए, आप जिक्र कर रहे थे मुर्शिदाबाद का जो है जी, तो ये अब इसमें आप निफाक पैदा करना और एहतजाज को वायलेंट करना, यानी पुरतशद्दुद हवा देने की ये बड़ी कोशिश की जा रही है। इसके ज़रिए ये कहेंगे देखो ये तो तशद्दुद वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान एक दोराहे पे खड़ा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब उनको सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारा ये इस मुल्क में हमारा जो वजूद है वो वजूद क्या इस तरीके से दोहरे नौयत का हो जाएगा, या फिर हम बराबर के शहरी जैसा दस्तूर में हमको पूरी तरीके से जमानत दी गई थी। जी मन्नान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से माई साहब ने अभी जिक्र किया कि अगर हम मुस्लिम तंजीमों की बात करें, मुसलमानों की बात करें, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, उसके बाद ट्रिपल तलाक का मामला हो, दीगर इशूज़ हो, मॉब लिंचिंग के मामला हो, क्या कुछ नहीं चल रहा है। अगर हम देखें 2014 के बाद, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत नशे व फराज यहाँ के मुसलमानों ने देखा है, लेकिन इसके बावजूद पुरअमन तौर पर इन्होंने हमेशा अपनी बात को रखा है, अदालतों से मामलात को रुजू किया है। लेकिन अभी जिस तरह से यानी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग अपनी बरहमी का, अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं पूरे जमहूरी तरीके से, तो अब इसको जो है मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो सूरत हाल पेश आई, जिसमें 3 की डेथ्स भी हो गई हैं, तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन मैं एक चीज़ ये भी मतलब ज़रूर यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है, उसमें 2 रोज़ पहले की बात है कि यानी जुमा के जो एहतजाज चल रहे थे, तो उसमें ऐसे विजुअल्स कि मस्जिद के पास ठहरे हुए खास लिबास पहने हुए लोग, बड़ा अजधाम है, जबकि वो पुराने एहतजाज कर रहे हैं, और ऊपर जो है टाइटल लिख दिया गया कि इबादत या बगावत। तो ये चीज़ अब जो है एक इमेज यानी या फिर हम ये कहेंगे कि ये सूरत हाल बनाई जा रही है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उस हवाले से भी मैं मन्नान साहब आपसे जानना चाहूंगा। जी प्लीज। नहीं बाकर भाई, 2 चीजें हैं जो मैं नोट कर रहा था जी। टाइटल सोचिए, आप कोई किसी गोदी मीडिया वाला नहीं है, बल्कि दूरदर्शन पर इबादत या बगावत, इसी से सोचिए क्या कहा जा रहा है। जी, गोदी मीडिया को, दूरदर्शन को आप अलग थलग क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो सरकारी जो अपैरेटस है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम ही एंटी मुस्लिम है, उनका काम एंटी माइनॉरिटीज है। सुबह से शाम तक वो यही काम जापते रहते हैं। मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, मुसलमानों की 4 शादियां हो रही हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी। आप बताइए 2014 के बाद से क्या कोई ऐसी चीज इन्होंने की है जिससे आप बोले कि मुसलमान या माइनॉरिटीज की उम्मीद बढ़ी है? इनका कानून का नाम उम्मीद रखने से मुसलमानों में या माइनॉरिटीज में उम्मीद नहीं जागती है। आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो कितने फायदेमंद होते हैं, वो आपने स्कॉलरशिप्स को खत्म कर दिया। इस कानून के हवाले से मुस्लिम जो रहनुमा हैं, ये बीजेपी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो डरा रहे हैं बिला वजह के, ये दावा किया जा रहा है। देखिए बाकर भाई, मुसलमानों में भय पैदा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, उनकी जो है भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो 10 साल के बाद आपको याद आया क्या? आपको 10 साल के बाद याद आया मुसलमान हिंदुस्तान में और उनका मसला सॉल्व हो जाएगा सिर्फ प्रॉपर्टीज ये करने से? वक्त के एसेट्स 14.22 बिलियन डॉलर की वैल्यू है इसकी जी। 872,000 प्रॉपर्टीज हैं भाई। हमारा मसला है, हम सॉल्व करते हैं। आप नॉन मुस्लिम्स को कमेटी में लाकर उसको मुसल्लत कर रहे हैं। जैसे माजी साहब ने अभी बताया कि आप टेम्पल मैनेजमेंट में आप क्या मुसलमान को रखते हैं, आप निकाल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला तिरुपति देवस्थान से निकाल दिया, जो यहाँ तक एम्प्लॉइज को भी निकाल दिया, यानी बिल्कुल पाको साफ कर दिया मुसलमानों से। अब आप किसकी उम्मीद की बात कर रहे हैं? आप ये एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मेरे को ऐसे ही जहन में आ गया एक शेर के, एक कदम उठाता गलत राह शौक में,
तमाम उम्र जिंदगी मुझे ढूंढती रही। तो अभी आपको तो मालूम नहीं होगा, आपने जो गलत कदम उठाया है, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप जजमेंट आएगा 2-3 दिन के बाद, जब भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, उसके बाद प्रोटेस्ट मार्च होंगे। तो मेरा नजरिया, और जो मुर्शिदाबाद में जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे मुल्क में जो वायलेंस हो रहा है जिस किस्म का, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल यानी खत्म हो जाएगा ये, वन वे और द अदर। यानी ये कहा जा रहा है कि जो एहतजाज है वो तो पूरा अमन है, बिलखुसूस अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें, हर तरफ जो है पूरा अमन तौर पर किया जा रहा है, बिल्कुल मोहतात अंदाज में, बिल्कुल जमहूरी तर्ज पर। लेकिन ये जो कौन से एलिमेंट्स हैं, हमने देखा बाज मौक़ों पर, हमने NRC के मौके पर भी देखा, हमने दिल्ली में भी देखा, तो ये क्या है, ये समझ से बालातर बात है। और फिर यहाँ पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला से सवाल किया जा रहा है कि भाई आप खामोश क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं? ये कौन है जो तशद्दुद करने वाले, ये सवाल है। अगर होता है तशद्दुद तो आप देखिए जिस किस्म के बयानबाजी हो रही है वेस्ट बंगाल में, बीजेपी जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको क्लियर पता चल रहा है कि क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है, जिस किस्म की नैरेटिव जो दे रही है, और हिंदुत्व का लैब है वो वहां पे वेस्ट बंगाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बर्थ प्लेस है, वहां से सब निकला है, सबको पता है वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। लास्ट इलेक्शन में आपने देखा किस किस्म का माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, लास्ट असेंबली इलेक्शन में, मुझे अच्छा याद है। यानी हर दूसरे दिन आप अखबार में उठाइए, आपको सिर्फ यही सुबह से शाम तक यही सुनना, आपके जहन में सुबह से शाम तक जो खबरें आ रही हैं, वो खबरों के थ्रू, उसके जरिए आपके जहन में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। आप बताइए, मैं आज विजुअल देख रहा था, पता नहीं और टीवी ने डाला नहीं डाला, लेकिन जिस किस्म के आप हिंदू फेस्टिवल्स है, हिंदू फेस्टिवल में तलवारों की क्या जरूरत है, आप मेरे को बताइए। तलवारों की क्या, आप करनी सेना, आप देखिए हनुमान, कई जगहों में नॉर्थ इंडिया में मैं देखा, आप तलवारों की पूजा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, अब बांट रहे हैं तलवार, और आपका मैसेज दे रहे हैं कि ये आपको लड़ना है। किससे लड़ना है भाई? अंग्रेजों की तो गुलामी की आप लोगों ने, आपने तलवे चाटे उन लोगों के। आप मुसलमानों ने तो आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, कभी वो बेवफा नहीं रहा, वफादार रहा है हमेशा। लेकिन अब माहौल इतना खराब हो चुका है, और मैं समझता हूँ आइंदा दिनों में और मजीद खराब होगा। इस किस्म की जो हालत है, इकोनॉमिक इश्यूज को, और दूसरी जो उनकी डिजास्टर्स हो गए हैं, जो टैरिफ की जो अमेरिका से जो हो रहा है। आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था अमेरिका में, उसने बोला है कि ट्रम्प टैरिफ जो है ना, डिमोनेटाइजेशन से वर्स्ट होगा। आज तक हम डिमोनेटाइजेशन के असर से सफर कर रहे हैं जी। पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई, जितनी इकोनॉमी थी इनकी, सो कॉल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे थे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे। कहाँ पे इकोनॉमी है भाई? आपने एम्प्लॉयमेंट का डेटा बंद कर दिया। आप डेटा नाम की चीज से आपके बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप कोई डेटा नहीं देते, आप डेटा दीजिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा, तो आपने गुज़िश्ता 10 सालों में क्या क्या मुसलमानों को फायदा करवाया, आप बताइए। आप उस पर डिबेट कीजिए। कोई टीवी प्रोग्राम जो गोदी चैनल्स हैं, आपको ये बात नहीं करता है 10 साल में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया गया, क्या किया गया, आप बताइए। आप बताते नहीं है वो, आप बस इसके पीछे। यहाँ पर हम मनाज़र एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो आपको जवाब ये मिलेगा कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स जो हैं, वो स्कीम जो लॉन्च की जाती हैं, तो उसमें किसी हिंदू का नाम या मुसलमान का नाम या सिख का नाम लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि इसमें जो है सभी फ़ायदा हासिल करते हैं और कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये इसको आप जो है तकसीम क्यों करते हैं, इसमें आप डिवाइड क्यों करते हैं, जबकि सरकार का तो नारा ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। तो बहरहाल हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है उसमें जो खदशात हैं, अप्रहेंशंस हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और बिलखुसूस अभी वक्फ तरमीमी क़ानून है, वक्फ अमेंडमेंट लॉ है, और इसके बाद सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जो दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि दीगर क़वानीन भी वो सर पर खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि प्रोवोकेटिव कंटेंट हम देख रहे हैं, यानी एक तरफ से कुछ ऐसा माहौल के जो है दूसरे के लिए जो है वो प्रोवोकेटिव बन जाए, और हालात को भी और पुरअमन एहतजाज को भी कहीं ना कहीं जो है एक वायलेंट करने
करने जैसी जो है सूरत हाल या फिर कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसा वो किया जा रहा है, तो माजी साहब करे क्या मुसलमान इस वक्त? जी देखिए, यहाँ जो है जैसा मुर्शिदाबाद में ऐसे ही किया गया ना कि एक पुरअमन, हालांकि जुम्मे को भी हुआ, लेकिन हफ्ते के दिन, जुम्मे के दिन लोग खामोश रहे, उनको जो है उनके पेट में मरोड़ हो गई। कहा कि नहीं, इसका तो कैसे किस तरीके से एक पूरी मंसूबे के तहत वहाँ बैलेंस करवा दिया गया। अब यहाँ है, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, पहली मर्तबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने एक लीड ली है, एक कॉल दी है, और ये कॉल, ये जो है ये एहतजाज का यानी जो प्रोटेस्ट का वो पहला मरला है जो बकरीद तक रहेगा। इन बकरीद की जो ईद तक इसको रखेगा, उसके बाद आगे फिर देखेंगे। इस दौरान में तो लीगल बैटल जारी रहेगी। इस दौरान में जो कॉल दी गई है कि हर तरीके से, जैसा कि आप आने वाले हफ्ते को दारुसलाम में एक बड़ा जलसा है, जी हाँ, हैदराबाद, उसके बाद दूसरे हफ्ते में तालकटोरा यानी दिल्ली में एक बड़ा जलसा होगा जी। और इस दौरान में ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है जी। एहतजाज हर सतह पर, हर जगह, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की कॉल दी जा रही है, जैसा कि, और इसमें यह बात को बताया जा रहा है कि कानून और दस्तूर इस चीज़ को लिहाज रखते हुए, कानून और अमन को यकीनी बनाते हुए इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब ये सड़कों पर निकलने की जो कॉल दी गई है पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, अब इसमें तमाम वो सियासी जमातें भी शामिल है जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग दी है। और रही बात दूसरी, जो सोशल मीडिया पर या अखबारात में, जैसा भी मन्नान साहब ने भी जिक्र किया, यकीनन भास्कर जो है वो बहुत जिस तरीके से आ गया, और यही भास्कर था जिसने इलाहाबाद में जो महाकुंभ चल रहा था जी, उसको पूरा एक्सपोज किया जी। और उसने एक लिस्ट शाया, दैनिक भास्कर, हाँ दैनिक भास्कर की, उसने एक फेरिस्त शाया की कि जिसमें 30 लोगों की मौत की तो बताई है जी, लेकिन उसने बताया कि अभी 1520 मिसिंग ऑन रिकॉर्ड है, जो उनका एक मिसिंग का एक काउंटर बनाए थे उन्होंने जी जी। ये लोग, इनको क्या जमीन खा गई या गंगा निकल गई या आसमान उठा लिया, इसके बारे में कौन जवाब देगा? उनके नामों की फहरिस्त, उनके इलाकों की फहरिस्त, उनके नंबरों की, उनके रिश्तेदारों के नंबर, यानी बता रहा हूं कि ये सब होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं होता। 1500 लोगों का जो जिम्मेदारी, बता रहा हूं कि इस तरीके से मीडिया का जो रोल है, मीडिया का रोल, जैसा मैं कह रहा था कि उसने ना सिर्फ ये बिल के खिलाफ जो मुखालिफत कर रहे हैं उसको कहा कि बल जो MP हैं उनको भी जो है उन्होंने कहा ये गद्दार कह दिया। तो ये ठीक है, गद्दार का टैग लगेगा, सब कुछ लगेगा। किसानों को नहीं बताया गया गद्दार है बोलकर जी जी। किसानों को नहीं बताया है कि ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं। अब आपको ये टैग लगा देंगे, ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट हैं, ये इंट्रोडर है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि घुसपैठे, अपनी तहारीर में कहा ना, ये घुसपैठे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, जमीन मंगलसूत्र फला भैंस सब चुराने वाले हैं। तो ये तो टैग लगेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये इम्तिहान है, पूरी कम्युनिटी का इम्तिहान है। भाई साहब, आपने कम्युनिटी की बात की तो मैं इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है वो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, उसके बाद हम दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। वो ये है कि वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से, ठीक है, एक तो हुकूमत से मुसलमानों का जो है एक मुतालबा है और एहतजाज चल रहा है, बरहमी है, लोगों में जो है मुखालिफत हम देख रहे हैं, लेकिन ख़ुद मुसलमानों के अंदर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जो है जहन बना रहे हैं, बयान दे रहे हैं, नरेशन जो है एक बिल्टअप कर रहे हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो कुछ इस तरह से है कि क्या ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान जो है अपनी अंदर की जो है यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी कि इस्लाहात होने चाहिए थी, उससे भी कोई बात यानी इनकार नहीं है, कि सिर्फ क्या ये प्रॉपर्टीज़ का मामला है, क्या सिर्फ ये जो है वो किराया लेने और देने का मामला है, क्या ये सिर्फ जो है जो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी बरहमी के नतीजे में इस वक्फ कानून की जो है तायद कर दी जाए? मतलब ऐसा जो एक नरेशन चल रहा है, नहीं यहाँ में, जबकि नुकसान एक्चुअल क्या है वो थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें। नुकसान ये है जी, एक्चुअल कितना खौफनाक है, खतरनाक है जो कहा जा रहा है। नहीं, अगर मुसलमानों से इनको हमदर्दी होती जी, कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा में सही, लोकसभा में इलेक्ट होकर नहीं आएगा जी जी, मिनिस्टर तो छोड़िए, मैं मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी। आपको याद होगा पिछली सरकारों में 3 से लेके 7 तक आप पूरा उठा के देखिए जी जी, पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, हाँ, वो भी कौन सी वजारतें दी गई आप देखिए जी। तो ये कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना सकते, मेंबर ऑफ असेंबली नहीं बना सकते, एक वजीर नहीं बना सकते, वो मुसलमानों के हमदर्द, जैसा भी मन्नान साहब कह रहे थे, स्कॉलरशिप। अब आप देखिए माइनॉरिटी वेलफेयर
भाई साहब, मेरा सवाल कि मुसलमानों के अंदर खुद जो इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है उसके ऊपर रोशनी डालें। नहीं, इख्तिलाफ राय वो क्यों ले रहे हैं ऐसा? सिर्फ क्या प्रॉपर्टी का मामला है, सिर्फ क्या किरायों का मामला है, ये या उससे हटके क्या चीज है? ये देखिए, मुसलमानों को उनकी मसाजिद से, उनके कब्रस्तानों से, उनकी दरगाहों से, उनकी खानकाहों से महरूम कर देना चाहते हैं। उसके बाद मतलब इसमें वो गुंजाइशें हैं। हाँ, आप ये बोल रहे हैं बिल्कुल कि ये जो कानून बना है उसकी वजह से ये खतरात हैं, हो जाएंगी। ठीक है, ये जो मामला आप जो मामला करें वो मामला जो है उसका बात कहूंगा, वो तो अलग है। नहीं तो वो उसमें इससे पहले कैसा हुआ, एक जमीन नहीं मिली, खबर के लिए जगह नहीं मिली, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब उसके बाद ये होगा कि नहीं, खबर के लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग भी वो कर रहे हैं, आप भी जाइए, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, होगा जी। अगर इसको नहीं रोका गया तो आप जो है या तो पानी में, किसी समंदर में या किसी दरिया में जो है डुबा दीजिएगा, जैसा कि आमतौर पर पानी के सफर के दौरान होता है, या तो फिर इनके पास, अरे हम भी कर रहे हैं, सरकार ने ऐसा कहा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मंशा वही है, हम पूरा एक मुल्क, एक कानून, एक जबान, एक तहजीब, ये तो ये करना, वन नेशन वन इलेक्शन जो हो रहा है, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रूल, ये क्या हो रहा है, ये है। और एक दूसरी बात, मैं कुछ चिंटों को सुन रहा था, जो मेरे दोस्त भी हैं वो लोग, ये इनकी एक तंजीम है इंद्रिश कुमार की, मुस्लिम विचार मंच जी। इन्होंने मुझे बताया गया कि ये कानून जब से जेपीसी को लगा है, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि तुम सफों में जाओ, इस तरीके की बातें करो, अरे अभी तक क्या करे, तुमको जगह नहीं मिली, इतनी वो हो गई, और इतना वहम फैला, यानी बिल्कुल वो खुद नहीं कहेंगे कि मंदिरों की इतनी जमीन है, ये परबंडा, अरे इतनी जमीन है, ये सब माफिया खा गया है, मुतवल्ली खा गया, वोट खा गया, अरे सरकार कितना खाया। अब आप देखिए, दिल्ली सचर कमेटी का, जैसा बैरिस्टर वैसे साहब अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, सचर कमेटी के हवाले से, जी, कितनी जो है प्रॉपर्टीज जो खुद जो है इसको रिकमेंड किया गया था कि ये सरकार जो है वक्फ बोर्ड के हवाले करे, जिसकी उस वक्त की वैल्यू 2007 की वैल्यू 8,000 करोड़ बताया उन्होंने, 8,000 करोड़, अब तो खैर उसकी ट्रिपल वैल्यू हो गई। तो ये अब आपके दिन ये हो गया कि आप मस्जिद को नहीं जा सकेंगे, अगर आप ये भी हो जाएगा घर में पढ़े तो नहीं, घर में भी अगर कोई मालूम हुआ तो घर पे आपकी नमाज, आपकी इबादत, आपकी जो है तशख्खुस, आपकी आइडेंटिटी और आपका जो पैराहन है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, अब देखिए जिस तरीके से जो है संस्कृत, ठीक है संस्कृत को डेवलप कीजिए, लेकिन दीगर ज़बानों को, साउथ इंडिया की ज़बानों को, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो या मलयालम हो, कन्नड़ी हो, किस तरीके से इसको बुलडोज किया जा रहा है। उर्दू को तो शुमार में ख़त्म ही कर दिया गया, हिंदी कहकर। तो अब कब तक दबेंगे आप? आपने उर्दू को तर्क कर दिया, आपने जो है मदरसों को तर्क कर दिया, अब आप क्या क्या तर्क करते जाएंगे। आप पहले देखिए, नोएडा के पास काफी लोग वहाँ काम करते हैं, वो मैदानों में नमाज होती थी जुम्मे के दिन, वो सिर्फ आधे घंटे की होती थी, उस पर एहतजाज करते हुए उसको निकाल दिया गया। यानी इतना खौफ हो गया आपको कि आपको देख के मुझे मुसलमान हो गया। अब देखिए एक और, अब आप देखिए गर्मा का मौसम आ गया, शरबत भी अब जो है जिहाद में आ गया, जिहाद में शामिल हो गया, उस पर कोई रोट नहीं होने वाली है, उस पर कोई चीज, उसके पर कोई पुश होने वाली नहीं है, बल्कि उसकी तायद में तो बड़े बड़े सियासतदान आने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से, अब आप देखिए तादाद छोटी नहीं है, आपकी तादाद को 2011 के मुताबिक बताया जा रहा है कि आप सिर्फ 14% है, 14% नहीं है, बल्कि आप 20% से ज्यादा हो चुके हैं। और आप में चूंकि इज्तिमाइयत नहीं है, चूंकि हर इलाके का मुसलमान अपने तहजीब के लिहाज से रहता है, तहजीब और दीन में सब एक है, लेकिन तहजीब में अलग है। मलयालम तहजीब वाला कश्मीरी तहजीब वाले से अलग रहता, उसका पैरहन, उसका खान पान सब अलग होता है जी। तो मुसलमान जो है इस तरीके से, जैसा कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो है ना, वो एक मिसाल बन के, लेकिन यहाँ जो पेश किया जा रहा है कि नहीं, हमारा कानून चलेगा। और आप देखिए, अब आज मुसलमानों की बारी है, कल दलितों की बारी। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में राजस्थान असेंबली का लीडर ऑफ अपोजिशन मंदिर को जाता है, तो एक चिंटू आके उसको बीजेपी का, हिंदुत्व का यानी गंगा जल लगा कर उसको वो करता है, पूरा धोता है उसको। अरे वो तो नहीं सो गया। यानी आप देखिए इस हद तक जा सकते हैं लोग। और बीफ के ऊपर आप देखिए जो भी हो, तो इस तरीके से आज मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान एक आजमाइशी दौर में। अब इस आजमाइशी दौर में जिस तरीके से एक लीडरशिप पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से हो या किसी और प्लेटफॉर्म से जो दी जा रही है, उसके साथ अगर चले, अपनी कुव्वत का, ताकत का, सियासी ताकत का या स्ट्रीट माफ कीजिएगा बताएं, तो उससे हो सकता है माफ कीजिएगा, उससे हो सकता है कि खैर हमको बैनुल अक़वामी तौर पर किसी उम्मीद की जरूरत नहीं है। कोई मुस्लिम मुल्क से हो
या कोई अरब मुल्क से हो, जी इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है तो खुद हिंदुस्तानी मुसलमानों की अपने भारत का आइन है। जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा बिल्कुल आप भाई साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो आप थोड़ा सा वो हो जाए। नाज़रीन बात यहाँ पर यही है। मन्नान साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी वक्फ तरमीमी क़ानून के हवाले से बात चल रही है, लेकिन अभी जिस तरह से यूसीसी के हवाले से बात चल रही है कि ये सेकंड अटेम्प्ट होगा कि सारे मुल्क में जो है इसको नाफिज किया जाए। अब उसके हवाले से कितने क्या कुछ होगा ये तो आगे की बात होगी। क्या हम इसी में जो है कंटिन्यू करेंगे और जो मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है इसको जो है निशाना बनाया जाएगा? तो क्या इसी चीज़ को देखते हुए अभी से मुस्लिम तंजीमें यानी उठ खड़ी हुई हैं, हम ये कह सकते हैं? जी मरान साहब। नहीं, आप देखिए वक्फ का मसला नहीं है या यूसीसी का मसला नहीं है। बहुत सी चीजें हैं आपको जो 2014 के बाद गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म किया। हज की सब्सिडी खत्म की इन्होंने। बहुत सी चीजें हैं आपको उसके बारे में तो मैं समझता हूँ आप सुबह से शाम तक बात कर सकते हैं। इन्होंने जितनी इनजस्टिसेस की है कम्युनिटी के नाम पे सिर्फ इसलिए की है कि उनको हिंदुओं को खुश करना था। हिंदुत्व के जो एलिमेंट्स हैं जो आज तलवारें लेकर और जिस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं उनको खुश करना है। इनका पर्पस हिंदू मुसलमान और जो एक आम हिंदू है, मैं समझता हूँ इन चीजों में जो मेरा एक्सपीरियंस है जाती, जो मैंने देखा है कि ये आम हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम हिंदू को जैसे एक आम मुसलमान को ईरानी के बारे में फिक्र होती है, नौकरियों के बारे में फिक्र होती है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको फिक्र होती है, अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में, उसके नौकरियों के बारे में फिक्र होती है। मैं समझता हूँ कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको सब चीजों से डाइवर्ट करना उनका होल इंटेंशन है। क्योंकि आपकी थाली में कुछ है नहीं देने के लिए। आपकी थाली खाली पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की थाली खाली पड़ी हुई है। आप रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में आप बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को निकाला, उसके बाद बोला आप सब लाइए। आज आप जम्मू एंड कश्मीर में देखिए आप क्या हो रहा है, वहां पे भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जम्मू जम्मू हिंदुओं का, कश्मीर मुसलमानों का। आपको पूरी नैरेटिव वही दी जा रही है। आप कोई बताइए, आप कोई एमएलए, बीजेपी का एमएलए, कोई भी रियासत हो, कहीं की भी, चाहे मध्य प्रदेश हो क्या कोई, वो तलवार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और पुलिस खामोश बैठी है। पुलिस कोई केस नहीं कर रही। तलवार किस लिए दे रही है? बोला ये आप लोगों के हिंदू रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं भी कोई मक्का मस्जिद के बाहर डेरा लगाकर मैं भी मुसलमानों को तलवारें बांटूं और ये बोलूं कि जाइए आप, आपको इस्लाम की हिफाजत करना है, 2 सेकंड में उठा के लेके जाएंगे मेरे को। 2 सेकंड में पुलिस उठा के लेके जाएगी। वीडियो पता नहीं नया जो कानून आया है उसमें लेके आके डालेंगे। आप क्यों नहीं करते हैं? आप जहाँ पे हिंदुओं का नाम आता है तो पुलिस उनको कभी छूट जाती है। जुडिशरी कंप्लीटली हिंदुआइज्ड हो गई है। जब आप अगर जुडिशरी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुलिस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल ढंग से मनान साहब जुडिशरी का तो पूरा एहतराम जो है लाजिम, उनका काम लाजिम, ठीक है मेरा भी काम है यहाँ पर मैं बोलूं नहीं, वो अपनी बात करें, लेकिन मेरा भी काम रहेंगे आप, लेकिन मेरा काम है कि जो है जुडिशरी का पूरा एहतराम किया जाए। सारी चीजें जो है हमारी एहतराम की बात कर रहा हूँ मैं। आप बताइए जुडिशरी में क्या है? आप किस किस्म के कटवा बोलता है, कटमुल्ला बोलता है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं, उसके खिलाफ क्या हुआ? जज के सीट पे बैठा हुआ है अभी भी उन्हें। दिल्ली में जज के पास से आप पैसे निकाले, आपने क्या हुआ? कुछ हुआ? आप खाली बोलते आइए मुसलमानों के बारे में। आप कल स्टेटमेंट दीजिए मुसलमानों के बारे में खिलाफ में, आपको हीरो बना देंगे। ये मीडिया, गोदी मीडिया आपको हीरो बना देगा। बहरहाल लेकिन मुल्क का मुसलमान अगर आज भी हम देखें, यानी कई माजी के जिसको जख्म कहा जाता है, उसके बावजूद भी मुल्क का मुसलमान आज भी अपने आइन पर पूरा भरोसा करता है और आज भी जो है अपने अदलिया पर भरोसा करता है। अगर भरोसा नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रुजू होते? सुप्रीम कोर्ट रुजू कर रहे हैं, हर मामले को रुजू कर रहे हैं, तो इससे मुराद यही है कि ये भी एक हुज्जत के लिए कर रहे हैं। ये भी एक हुज्जत है, मैं समझता हूँ। जी बहरहाल आप उसको कुछ भी नाम दें, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, हाई कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं अभी हाई कोर्ट में बात होगी, हम अभी नहीं सुनेंगे, तो वो हाई कोर्ट जाते हैं। फिर हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं अभी तो निचली अदालत में आप फारिग हों, उसके बाद फिर इधर आए। वो सारे प्रोसेस मुसलमान कर रहे हैं, यानी कि इनको पूरा जो है
अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है और वो उसी भरोसे के तहत हम ये कह सकते हैं कि वो सारे मामलात को जो है फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अब हम, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जुडिशरी से मेरी मुराद कोई इसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो रेस्पेक्ट है वो मेरी कम करने की नहीं है और कुछ वो नहीं है। लेकिन आप बताइए, जुडिशरी के लोग आपको पता है कितने? जुडिशरी वेस्ट बंगाल का जज जो है रिजाइन करता है, नेक्स्ट डे पॉलिटिक्स बीजेपी ज्वाइन करता है। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के जजमेंट आता है, उस दिन बंदा रिजाइन करता है, नेक्स्ट डे बीजेपी से अमित शाह से जाके मिलता है। आपको 50 मिसालें दे सकता हूं। मैं ये बोल रहा हूं जैसे हर मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, उसी तरह जुडिशरी भी पूरी वैसी नहीं है, लेकिन कंप्लीट इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं। आईएएस ऑफिसर्स के आप 50 मिसालें आपको दे सकता हूं जो कम्युनल हैं, जिनका बिल्कुल आपको अपनी ड्यूटी रहे तक उन्होंने किस तरीके का माहौल क्रिएट किया, और जब जैसे ही रिटायर हुए नेक्स्ट डे जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर दिए, आरएसएस में ज्वाइन कर दिए। आरएसएस कोई आज तक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इलेक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है उनके पास। ठीक है, बहरहाल अगर आप डिबेट करने बैठे बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल इन नुकात से भी हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। माजिद साहब, अब हम रुख करेंगे तेलंगाना का, और तेलंगाना में जिस तरह से कल से यानी 14 अप्रैल से एससी कैटेगराइजेशन एक्ट ये जो लागू होने जा रहा है, और इसको लेकर माई साहब क्या मतलब बेहतर चीज़ है, और जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया गया तो इसका फ़ायदा किसको कैसे, और फिर यहाँ पर भी अक़लियतों के मामला। जी देखिए, एससी कैटेगराइजेशन ये मामला अदालत में गया, अदालत से फैसला आया, फैसला आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हरी झंडी दिखाई जी, और रियासती असेंबली जो तेलंगाना की असेंबली है उसने भी इसको अडॉप्ट कर लिया जी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है जी। जैसा कि आज खबर आई है कि कल इसका जीओ जारी किया जाएगा, इसका क्या फ़ायदा होता, क्यों फ़ायदा होता जी। अब देखिए, 52 से पूरे मुल्क में यानी शेड्यूल रिजर्वेशन है जी, यानी दस्तूरी रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। और ये पहले ये कहा गया ये सिर्फ उस तबकात को जो बिल्कुल जैसे दलित तबकात हैं, ट्राइबल हैं, ये बिल्कुल समाजी माशी और हर तरीके की पसमानदी का शिकार हैं, इनको अपलिफ्ट करने के लिए 10 साल की मुद्दत के लिए हम ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और दीगर शोबों में करें। वो 10 साल नहीं हुए, 62 में फिर रिन्यू हो गया, 72 में फिर रिन्यू हुआ, 82 में फिर रिन्यू हुआ, 92 में फिर हुआ, 12 में फिर हुआ, 22 में फिर हुआ जी। उसके बावजूद भी पसमानदगी दूर क्यों नहीं हुई? सवाल ये पैदा होता है वो अभी भी क्यों बैकवर्ड है जी, और इसमें कौन से दलित ऊंची मंजिल पर पहुंच गए, ऊंची पायदान पर पहुंच गए। और आज भी देखिए, ये तेलंगाना में पिछली हुकूमत में दलित बंधु हो रहा था 10 लाख रुपए की, तो खैर उसमें क्या हुआ हमने खुलासा किया है जी। मैं एक मुंशी के पास गया, अरे बोला तुम तो लखपति है यार। मैं कैसे लखपति हूँ? अरे दलित बंधु। बोला तुम 100 रुपया 200 रुपये 50 रुपये लेके ये चप्पल सी रहे हो, जाओ सीएम के पास जाओ, जाके जो है वो बोलो मैं इसकी जूते की फैक्ट्री लगाता हूँ, मेरे को 10 लाख रुपए दो। कहाँ होगा साहब, मेरी ज़ात वैसी नहीं है ना। बोला तुम्हारी दात तो दलित है ना? नहीं साहब, दलित में मेरी ये दात है। तो दरअसल जो मामला है दलित में जो है माला मादिगा ये तो है, लेकिन 12 जातें हैं ऐसी। तो अब ये जो कैटेगराइजेशन है यानी जुमराबंदी जी, ठीक है, माला है, और इसमें जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन बैठा था जी। कमीशन की 3 सिफारिश थी, उसमें से 2 को लिया, 1 को नहीं लिया। 1 को क्यों नहीं लिया, वो उसमें क्या थी मैं बताता हूँ। उसमें यह बताया गया एक सिफारिश में, जिसको हुकूमत ने रद्द कर दिया, अब जो जीओ आ रहा उसमें शामिल रहेगा। देखिए, उसमें कहा कि जो दलित सनती तौर पर मुस्तहकम है, या वजीर हो गया, या ब्यूरोक्रेट हो गया, 1 क्लास सर्विस का, 2 क्लास सर्विस का नहीं जी, वो और उसकी औलाद, ये रिजर्वेशन उसको नहीं मिलनी चाहिए। क्रीमी लेयर बताया था। क्रीमी लेयर कौन सी? माशी नहीं है, बल्कि माशियत के साथ साथ उसके सोशल स्टेटस की है जी। जैसा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा खानदान है, काका का खानदान बोलते हैं उसको, जो अब दो उसके जो है वेंकट स्वामी के जो बेटे वगैरह है जी जी। तो अब ये जो है बताना मकसद है कि उसमें भी जो क्रीम जो क्लास थी दलितों में जी जी, वो सारी चीजों पे काबिज हो गई, वही इस्तेमाल करते आ रही
जी। तो खैर शमीम अख्तर कमीशन जो बैठा उसकी वो सिफारिश तो नहीं लिए, चूँकि मालूम है कि माला का जो है सियासी वज़न ज़्यादा है, मादी का तादाद में ज़्यादा है, लेकिन उनकी कुछ नहीं चलती है। तो अब ये जो कैटेगराइजेशन से 11 या 12 छोटी छोटी ज़ातों को उनकी आबादी की हिस्सेदारी के मुताबिक वो कुछ फ़वायद हासिल होंगे। तो एक ठीक है, चलिए अच्छी है, जो मादिगा तबके का जो दलित है उसको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ मलाई अभी तक मलाई खाते रहे, मालाज मलाई खाते रहे और ये मादिगा देखते रहे। तो अब ये शायद इसकी अमल आवरी कैसे होगी, क्या होगी, अब ये कितने साल चलेगा। ये रिजर्वेशन का जो आप शेड्यूल रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए किए थे, आज जो है 7 दहे हो चुके इस तरीके के। लेकिन अब पता नहीं उसके बावजूद भी आपकी पसमानदगी दूर नहीं होती, तो पता नहीं वो कौन सी मिशनरी थी जो फेल हो चुकी। आज सारे दलित, आज भी क्यों दलितों की मेजॉरिटी आज भी माशी तौर पर, समाजी तौर पर हर तरीके से पसमानदगी का शिकार है। तो खैर उम्मीद रखते हैं ये कैटेगराइजेशन एक हल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी उम्मीद बर नहीं आती कि जो 70 सालों से 7 दहों से जो जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो कौम, वो तबका अभी भी ऊपर क्यों नहीं आ सका। इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी पूरी तरीके से सरकार पूरी संजीदा नहीं है। सिर्फ ये सकती है कि दलित तबका आपके वोट किसको देगा। और एक और चीज़ जो बीजेपी की तरफ से हो रही है, आरएसएस की तरफ से हो रही है कि दलितों को और ट्राइबल्स को, अब ये तो बम्बन अपने पास पॉलिसी बनाकर खामोश होते हैं, इनको यानी तलवार देकर, भाला देकर, भाली देकर यानी सड़कों पे छोड़ देते हैं। चलो तुम ये गौ रक्षक हो, तुम फलां इसके जिहाद के खिलाफ तुम वो करो, तुम फलां ये करो। इनको रोड पे जो है बेरोजगारों की एक फौज को, जिसमें ये तबका या ओबीसी ज्यादा है, इनको छोड़ दिया गया है। तो अब आगे चल के क्या होगा खुदा ही बेहतर सकता। एक मिनट मैं मनान साहब से 1 मिनट में चाहूँगा जवाब से मुराद ये है कि क्योंकि आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से, फिर माई साहब से भी, क्योंकि जलियांवाला बाग के हवाले से मैंने जिक्र किया, तकरीबन 1500 लोगों की जानें जो है यानी कुर्बान हुई थी। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिद्दोजहद जो आज़ादी थी उसमें एक ऐसी कुर्बानी जिसने एक बहुत बड़ा जो है असर दिखाया, लेकिन क्या हम उसको जिस तरह से उन मुजाहिदीन आज़ादी हम कहेंगे या फिर जो कुर्बानियाँ पेश करने वाले थे उनका जो मंशा था या फिर उनका जो ख्वाब था, क्या वैसे ही भारत को हमने बनाया है या फिर आगे के हवाले से हम बनाना चाहते हैं। आज हम किस तरह से उनको खराज पेश करें, आज हमारी सूरत क्या है उनको खराज पेश करने की। जी मनान साहब, मैं आपसे 1 मिनट में चाहूँगा, फिर माजिद साहब से बिल्कुल 2 मिनट ही रह गए हमारे पास, अगर ज़्यादा होगा तो फिर हमारे लिए। जी देखिए, आप 106 ईयर्स वाले आप जलियांवाला बाग के मसाकर की बात कर रहे हैं जी। कहाँ पे उन्होंने जिस चीज के लिए फाइट किया, ब्रिटिश आर्मी के गोलियां खाई, जिस किस्म का हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, यंग जनरेशन, उनको जिस तरीके से उनको समझाना चाहिए, जो मेरे बचपन में भी मैंने देखा है, उस जमाने में जलियांवाला बाग आज आप कितने लोगों को सुनेंगे कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ। आज कुछ आप शाहीन बाग में क्या हुआ नहीं मालूम है, जलियांवाला बाग की तो दूर की बात कर रहे हैं। यंग जनरेशन को आप फिल्में बनाते हैं, जलियांवाला बाग पे 7-8 फिल्में बना दी आपने और अपना ट्विस्ट करके उसको, हिस्ट्री को आप क्रिएट करते हैं। तो ये जलियांवाला बाग भी एक ट्विस्ट करने का मौका है। उससे इंस्पायर होने के लिए कोई गवर्नमेंट ने खाली बयानबाजी कर दी है, आप स्टेटमेंट दे दिए, मैसेज के आज जलियांवाला दे गए, जनरल डायर के आप ये हैं वो हैं, आप सब कर लिए, लेकिन जो मैसेज पर्कुलेट होने का है, जो जिनके दिमागों में आना है, वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है बंदी। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे भाई साहब? जी मैसेज क्या खराज हो सकता है? मैसेज की खराज ये हो रहा है जी, क्या हो सकता है, होना चाहिए। अगर वक्फ कानून के खिलाफ अगर आप कोई शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको जलियांवाला बाग दिखा देंगे। ऐसा कहा तो नहीं है ना भाई साहब? कहा गया है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। और कौन कहा, किसने कहा, कैसे कहा, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है। कोई मेरी अपनी सोच, इख्तिरा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। ये बता रहा मकसद है कि लोग पूछने लगे, जैसा आप कह रहे हैं कि जलियांवाला क्या होता है, कि अब लोग बोलेंगे हम ठीक है, कुछ ये नस्ल के लोगों में कुछ लोग वाकिफ़ हैं शाहीन बाग, वो लोग बोलेंगे भाई शाहीन बाग तो हम देखे नहीं, जलियांवाला बाग देखिए। अब इनका हिसाब जलियांवाला बाग की तरह करेंगे। तो मैं उन तमाम दस्तूर पर यानी अकीदा रखने वाले, जमहूरियत पर अकीदा रखने वाले, अब देखिए आज बड़ा जुलूस वक्फ कानून के खिलाफ निकला, उसमें कितने हैं हमारे गैर मुस्लिम लोग थे, कितने बड़े लोग थे, कितनी औरतें थी, गैर मुस्लिम औरतें थी। तो ये इन सब के लिए है। और जलियांवाला बाग में भी सभी खाए।
हिंदू भी गया, सिख भी गया, मुसलमान भी गया, जी हाँ, सभी तो सब पे लगी गोली। गोली पे नाम नहीं था, लेकिन आज पुलिस की गोली पे, पुलिस की लाठी पे नाम लिखा हुआ होगा। आज यकीन देख लीजिए आप, ये होने वाला है। तो तैयार रहने की जरूरत है। शाहीन जलियांवाला बाग से शाहीन बाग, शाहीन बाग से फिर आने वाला जलियान बाग, ये एक ट्रायंगुलर होगा और आने वाले दिनों में ये मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। बहरहाल भाई साहब, हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। हम तो यही चाहेंगे कि जो है बिल्कुल भी ऐसे हालात ना हो, क्योंकि जो जिस तरह बाकर भाई, जी, मैं पैसे वक्त- माजरत चाहता हूँ जी, ऑलरेडी कई लोग सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। सिविल वॉर सोशल खुलेआम, मीडिया पे खुलेआम, पड़ा हुआ है। खुलेआम। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोगों इन को पर जो क्या है? इन पर कोई कानून नहीं भयभीत रहता। करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जाम उन पर आयद हो रहा है कि क्यों इस तरह की बातें की जा रही है, जबकि हम तो कुछ और कर रहे हैं। भारत के देश के भले के लिए कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सरकार का दावा है। बहरहाल ये बहस चल रही है इस वक्त, इस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, लेकिन हम यही दुआगो हैं कि ये इस तरह की सूरत हाल ना हो, ऐसी जो है कशीदगी न पैदा हो, भाईचारा जो है हमारा वो बना रहे, और मुल्क को जिस तरफ बढ़ना चाहिए, तरक्की की तरफ, तामीर की तरफ, अमन की तरफ, वो हमारा मुल्क बढ़े। और ऐसे जो अनासिर हैं जो नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, उनका जो है रद्द किया जाए, उनको मुस्तरद किया जाए, उनको अपने से दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, मन्नान साहब, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।